साथियों नमस्कार। साथियों, मालदीव के राष्ट्रपति ने फाइनली ये कह दिया है कि भाई हम लोग कर्ज में डूब चुके हैं और हमारे यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हम उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा कर्ज है, बड़ा मुश्किल होगा कर्ज चुकाना। और आप हैरान होंगे कि मालदीव की जितनी भी इकोनॉमी है लगभग $5.5 बिलियन के आसपास है। उसका 20% इन्हें कर्ज चुकाना है 2026 से पहले। वो चुकाने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। बड़े कष्ट में है ये। बाहर से भी लोन ले रखा है, अंदर से भी लोन ले रखा है। तो बाहर का यानी कि बाहर के देशों का जो लोन चुकाना है वो तो बहुत ज़रूरी होता है, उसको चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। और इतना ही नहीं, इन्होंने लोन लिया था चाइना से, 60% से ज़्यादा तो चाइना से ले रखा है। और चाइना आए दिन कहता रहता है हाँ भाई इस बार की किस्त नहीं दी तुमने। मालदीव कहता है दे देंगे, अरे भाई दे देंगे। चाइना ने वही खेल करना स्टार्ट कर दिया मालदीव के साथ जो श्रीलंका के साथ किया था। श्रीलंका के साथ क्या किया था मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मालदीव को चाइना उसी तरीके से फंसा रहा है जैसे श्रीलंका को फंसाया था। ठीक है, तो मालदीव के प्रेसिडेंट ने ये बात कह दी है। दूसरा, मालदीव के प्रेसिडेंट का साथ देने वाले उनके ही लोग नहीं हैं। अब ज़्यादातर लोग उनके एक तरीके से अगेंस्ट हो रहे हैं और विपक्षी पार्टी वाले तो हैं ही अगेंस्ट। और धीरे धीरे अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं यानी कि मुइज़ू, वो शायद भविष्य में आने वाले समय में कहीं इन सब कारणों की वजह से अपनी कुर्सी गंवा बैठे। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर आने से पहले, ये तो डेली की न्यूज़ होती है, थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मालदीव में आखिर ये सब घटना हुई क्या है, आज मालदीव इस जगह पे पहुंचा कैसे है। तो ध्यान से देखिए पूरी घटना को। देखिए, मालदीव में सरकार जो पहले चल रही थी वो चल रही थी इब्राहिम सोली की 2018 से 2023 तक। 23 में चुनाव हुए, मुइज़ू आ गए, वो कहानी आपको पता है। इससे पहले जाते हैं, चल रही थी अब्दुल्ला यामीन की। जो अब्दुल्ला यामीन जो ये शख्स हैं, ये थे चाइना के आदमी, चाइना के एजेंट थे एक तरीके से। जो ये व्यक्ति हैं ये एजेंट तो नहीं थे लेकिन इंडिया को सपोर्ट करते थे। और इनसे पहले वाले जो व्यक्ति थे ये भी कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट करते थे। बात समझ में आ गई। दूसरा, जब ये पावर में रहे 2013 से 2018 के बीच, तो इन्होंने चाइना से खूब कर्ज लिया, खूब भ्रष्टाचार किया, कर्ज लेकर के अपने यहाँ पर चाइना के प्रोजेक्ट चलाए और चाइना के ही प्रोजेक्ट्स में से धीरे धीरे अपने देश को कर्ज में ढकेलते चले गए। कैसे? चाइना की एक विशेषता है कि जब भी कहीं पर प्रोजेक्ट लेकर के जाता है तो अपनी मशीन तो लेके जाता ही है, मशीन और कंपनी के सारे आइटम जितने भी इस्तेमाल होते हैं कंस्ट्रक्शन में वो सब तो लेके जाता ही है, साथ में लेबर भी अपनी लेके जाता है। इससे क्या होगा, देखो चाइना करता क्या है। चाइना मालदीव से कहेगा कि हम आपको लोन दे रहे हैं। मालदीव को इसने कुछ लोन दे दिया, ठीक है। अब मालदीव को ये लोन चुकाना है चाइना को। बात सही है। मान लो लोन दिया इसने $100, मान लो $100 इसने लोन दिया, ठीक है। अब $100 मालदीव को चाइना को वापस चुकाने हैं। चाइना क्या कहेगा, देखो हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, तुम चाहो तो तुम्हारे यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी डेवलपमेंट है हम करा देंगे। ये कह देगा हाँ करा दो भाई, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं। तो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी भी भेज देगा, मटेरियल भी भेज देगा, मशीन भी भेज देगा, साथ में लेबर भी अपनी भेजता है। हर जगह यही करता है। अब क्या होगा कि चाइना की लेबर यहाँ आ चुकी है। जब लेबर काम कर रही होगी, सब कुछ कंस्ट्रक्शन इसने कर दिया होगा, तो लेबर मालदीव के राष्ट्रपति से कहेगी कि भाई हमें पैसा दो। मालदीव का राष्ट्रपति जो ये लोन लिया था यही लेबर को दे देगा कि लो भैया आपका जितना भी खर्चा हुआ है ले जाओ, अपनी मेहनताना ले जाओ। और लेबर इस पैसे को लेके कहाँ चली जाएगी, वापस चाइना चली जाएगी। मतलब चाइना ने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लेबर के जरिए वापस मंगा लिया। तो चाइना का पैसा तो चाइना के पास वापस आ गया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर में तो अभी भी मालदीव कर्ज में है ना। अब मालदीव को ये $100 या $100 खुद चुकाने होंगे समय के साथ। चाइना ये करता है। फर्ज करो चाइना लेबर अपनी न लेके जाता, जैसे भारत अपनी लेबर लेके नहीं जाता, सिर्फ ये लेके जाता है, तो क्या होता, लेबर आती फिर मालदीव की, मालदीव के ही जो लोग हैं वही लेबर का काम करते। तो जितना भी पैसा है मालदीव के लोगों के पास जाता और पैसा मालदीव में ही रहता, और मालदीव फिर धीरे धीरे उसी पैसे से और पैसा बना करके हमको वापस कर देता भारत को। भारत में और चाइना में ये फर्क है। चाइना ने ऐसे ही श्रीलंका को फंसाया था, बात करेंगे उस पर किसी और वीडियो में। तो ये जो पुराने राष्ट्रपति थे
इन्होंने ऐसे ही चाइना को आने दिया, अपने देश को कर्ज में लेते चले गए, इतने प्रोजेक्ट खुलवा लिए, इतने होटल खुलवा दिए, इतनी अलग अलग टूरिज्म से रिलेटेड चीजें खुलवा दी कि देश में न सिर्फ कर्जा हो गया बल्कि चाइना ही चाइना छा गया। और ये भी इतने ज्यादा मजबूत हो गए थे, इनको ऐसा लगने लगा था कि अब इनकी कुर्सी भी खतरे में नहीं है। अहंकार में आकर के इन्होंने इसे भी जो है जेल में भेजने का पूरा पूरा कार्यक्रम बना लिया। इनसे पहले मोहम्मद नशीद नाम के ये जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो भारत को कहीं ना कहीं समर्थन देते थे, इनको भी इन्होंने सोचा कि क्यों ना इन पे भी केस लाद दूं और जेल में फेंकवा दूं। तो केस तो इन पे लाद दिए, कई सारे केस चल दिए और इनको बिल्कुल जेल में जाने की नौबत आ गई। लेकिन भले इस आदमी की कि ये समय रहते यहाँ से भाग गए और पहुंचे कहां पर, श्रीलंका पे। समय रहते मालदीव से निकल के ये भाग गए श्रीलंका में, नशीद जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये समय रहते भाग गए, जो कि इंडिया के सपोर्टर थे। चलो भाग गए, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी सरकार चल रही है, इनको लग रहा है 2018 के चुनाव में इनको कोई नहीं हरा सकता, बिल्कुल अपने पूरे अहंकार में है और फुल टूस चाइना का समर्थन कर रहे हैं। पूरी तरह से चाइना इन पर हावी हो चुका है और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इनको लग रहा है। लेकिन हुआ क्या, 2018 में हमारी रॉ ने, हमारी जो रॉ है वो भी कम नहीं, हमारी रॉ ने क्या किया, हमारी रॉ जानती थी कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो दोबारा राष्ट्रपति बन जाएगा और इस बार मालदीव और भारत के रिश्तों को पूरी तरह से खराब कर देगा। क्या किया जाए, हमारी रॉ गई श्रीलंका में और श्रीलंका में मुलाकात करी जनाब से। जनाब 2018 आ चुका है, इलेक्शन होने वाले हैं, आपका राष्ट्रपति बनना बहुत ज़रूरी है, आपको हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, रॉ हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप बताइए चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम जाके चुनाव लड़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, हम तो वैसे ही बाहर डोल रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप श्रीलंका में ही रहिए, और अगर आप नहीं गए, आपकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ये बात भी सही है, तो आप बताइए क्या करें। इन्होंने कहा कि देखो, मेरे एक आदमी है, मेरा एक दोस्त है, वो चुनाव लड़ेगा, मैं उसको सपोर्ट करूंगा बाहर से बैठ के श्रीलंका, और मेरे आदमी का नाम है इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव तो लड़ लेंगे, लेकिन इनको फंड कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा, कहाँ से इनको जानकारियां मिलेंगी, सारी चीज़ें वो सब रॉ करेगी, वो रॉ का काम है। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आपको चूंकि इनका फ़ोन आ गया होगा, आप अपना चुनाव का बंदोबस्त करिए, हम कुछ करते हैं आपके लिए। बात सही है साहब। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जो अब्दुल्ला यामीन है, ये हैं PNF के, पीपल्स नेशनल फ्रंट, पीपल्स नेशनल फ्रंट पार्टी का नाम है। और जो मोहम्मद नशीद हैं, या ये हैं द डेमोक्रेट्स के, इनकी पार्टी का नाम है द डेमोक्रेट। डेमो, तो पार्टी के नाम में हमें नहीं फंसना, बस नाम इनके याद हो जाए यही बहुत है। तो मोहम्मद नशीद हो गए, अब्दुल्ला यामीन हो गए, और इब्राहिम सोली जो इन्हीं के आदमी हैं। इनको चुनाव लड़वा रहा है इंडिया सपोर्ट करके, ठीक है। सपोर्ट का मतलब हम ऐसा नहीं कि किसी की जिंदगी में दखल दे रहे हैं, बस हमारा एक मॉरल सपोर्ट है और कुछ नहीं है। इंडिया ने कहा कि भाई आप लड़िए और ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है साहब। अब ये कहाँ चुप बैठने वाले, उन्होंने कहा हाँ लड़ ले, देखे तेरे जैसे बहुत, जा कर ले जो कर लेगा। ओवर कॉन्फिडेंट आदमी, और इस ओवर कॉन्फिडेंट आदमी ने अपना 2018 का चुनाव इन सब कारणों की, अब जैसे ही इनके हाथ से चुनाव गया तो लगा यार ये ऐसे कैसे चला गया। चला इसलिए गया क्योंकि लंबे समय तक जनता ये देख रही थी कि इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, जनता ये भी देख रही थी कि चाइना के द्वारा ये किस प्रकार से फंडेड हो रहे हैं, और जनता ये भी देख रही थी कि भारत दूर बैठ करके कुछ नहीं कर रहा है, मतलब इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बस अपना काम कर रहा है जो भारत को काम करना चाहिए। जनता देख रही थी इस चीज। लेकिन ये जैसे ही चुनाव हारे, इन्होंने अपना दिमाग लड़ा दिया और ये सीधे पहुंचे चाइना। इन्होंने चाइना में कहा कि देखो भाई, मैं तो चुनाव हार गया, बताओ क्या करना चाहिए। चाइना ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम देखते हैं। चाइना ने इनसे कहा तुम वापस मालदीव जाओ और अपना मस्त रहो। ये जैसे ही वापस मालदीव आए, इनको उठा करके जेल में डलवा दिया गया इनके द्वारा, और ये चले गए 11 साल के लिए जेल में। 2018 के बाद ये जेल जा चुके हैं 11 साल के लिए। बात समझ में आ गई। राष्ट्रपति कौन है, ये इस समय राष्ट्रपति अपना मस्त चल रहे हैं, इंडिया का भी इनको मॉरल सपोर्ट है, उधर आपका जो नाशीद हैं वो भी अपने सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही चल रहा है। चाइना ने यहाँ पर दूसरा गेम प्लान अपना लिया। चाइना ने सोचा कि वहाँ पर जो पब्लिक है उसके साथ इंडिया का मॉरल सपोर्ट है, और इंडिया काफ़ी हद तक पब्लिक के बीच में अपनी पकड़ बना चुका है, क्यों ना पब्लिक के दिमाग को ही घुमाया जाए। चाइना ने मालदीव के मेन अखबार में डेली ये आर्टिकल निकलवाए
कि देखिए इंडिया बेकार है, इंडिया कैसे हमको परेशान कर रहा है, इंडिया कैसे अपने टाइप के नेताओं को यहाँ पर प्लांट कर रहा है, बार 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 इंडिया की बुराई करवाना उस अखबार के जरिए। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ का जो मेन अखबार है मालदीव का, उस अखबार को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो भी चाइना का एजेंट, मतलब चाइना से उसके अच्छे खासे संबंध है। कई सारी चीजों से ये बात प्रूव हो चुकी है। ठीक है, उसका नाम शायद अजान आज़ाद है, आज़ान आज़ाद ऐसे करके नाम है उसका, नाम कंफर्म। तो ये बात भी कंफर्म हो गई। उसके बाद धीरे धीरे ये जनाब दोबारा से जनता के बीच में सुर्खियां पाने लगे, और ये जनाब धीरे धीरे बदनाम होने लगे, क्योंकि वो जो अखबार है मालदीव का वो घर घर जाता है, छोटा सा मालदीव देश है, गिने चुने लोग हैं, सेम अखबार डेली इंडिया की बुराई करेगा, एक ही तरह का प्रोपेगेंडा चलाएगा, तो लोगों को समय के साथ ये महसूस नहीं होगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। वही चाइना ने करवाया। चाइना बहुत चालाक है, सही है। अब चाइना ने और क्या किया, हुआ क्या था कि 2018 से 2020 तक तो इनको न्यूज़पेपर के जरिए चाइना ने लोगों को डेविएट किया इंडिया के खिलाफ। फिर 2020 से 2022 तक आपको पता है कि कोरोना काल आ रखा था, और कोरोना काल में आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट गए थे वो इंडिया के थे, इंडिया के लोग ही ज़्यादा जाते थे। कई सारे हमारे बॉलीवुड एक्टर वगैरह, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले, टेलीविजन टेलीविजन इंडस्ट्री वाले, ज़्यादातर लोग वहीं पे पड़े रहते थे। तो इनकी वजह से वहाँ का टूरिज्म बढ़ रहा था। चाइना को लगा क्यों ना यहाँ पर भी कुछ खेल किया जाए। चाइना ने कहा कि देखो भाई, तुम कमजोर पड़ रहे हो, टेंशन मत लो, तुम्हारे को जो हमने होटल खुलवाए हैं, तुम्हारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी बनवाई है टूरिज्म के नाम पर, तुम टेंशन मत लो, हम उसको इतना चलवा देंगे कि तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि 2023 का चुनाव लड़ लोगे। चाइना, इन्होंने कहा ठीक है, क्या करोगे ऐसा। चाइना ने क्या किया कि ये जो आपके यामीन हैं, इनके होटल हैं कई सारे वहां पर, तो यामीन के जो होटल्स हैं उनका पैसा बढ़वा दिया, मतलब उनकी आय बढ़वा दी। कैसे बढ़वाई, जितने भी इंडियंस वहाँ टूरिस्ट के रूप में जाते थे, हमारे यहाँ पर कोरोना का टेस्ट करवा के जाते थे कि हमें कोई कोरोना नहीं है, ठीक है, कोरोना की जांच करवा के जाते थे आरटीपीसीआर। और जैसे ही मालदीव में पहुंच रहे हैं तो एक नया कानून ला दिया गया अथॉरिटी द्वारा, एयरफोर्स वहाँ के एयरपोर्ट की अथॉरिटी द्वारा, वहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, कि जो भी लोग इंडिया से भी आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं उनको दोबारा से आरटीपीसीआर यहाँ एयरपोर्ट पे करवाना पड़ेगा। ठीक है साहब, करवा लेंगे। इंडियंस का फिर से आरटीपीसीआर हुआ, ठीक है, ध्यान सुनना। और ऐसे इंडियंस जिन्होंने इंडिया से पहले ही होटल बुक कर रखे थे, कौन से होटल, जो यामीन के होटल थे, चुन चुन करके काम किया गया है। ऐसे होटल जो यामीन के होटल थे, पहले से बुक कर रखे थे, उन होटल में रहने वाले इंडियंस का आरटीपीसीआर जानबूझ के पॉजिटिव दिखाया गया। जानबूझ के, भले इंडिया से नेगेटिव गए थे, कोई कोरोना नहीं था, वहां जाते ही ना पॉजिटिव दिखा दिया गया कि तुम्हें कोरोना है, तुम एक काम करो 14 दिन के लिए उसमें चले जाओ, क्वारंटीन में चले जाओ। आप बेचारे होटल तो बुक करके बैठे हुए इंडिया से, होटल बुक किया था 2 दिन के लिए, अब यहाँ 14 दिन रहना पड़ रहा है, होटल में कैंसिल भी नहीं कर सकते, 14 दिन तक तुम्हें होटल का पैसा देना पड़ेगा। तो 2 दिन की बजाय इन्हें 14 दिन तक होटल का पैसा देना पड़ा, जिसमें रहे एक भी दिन नहीं। तो इस तरह से होटल की कमाई बढ़वा दी। अब आप कहोगे चाइना ने ऐसे कैसे कर लिया। भाई एयरपोर्ट पे जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें खरीदने में कितनी देर लग रही है। चाइना का प्रभाव वहां पर था ही, ऑफिशियल्स थे, डेटा को मैनिपुलेट करना जानता था। बहुत आसान होता है छोटे देशों में चीज़ों को मैनिपुलेट करना, भारत में भी आसान है। चाइना ने सारा कुछ मैनिपुलेट करवा करके कैसे भी करके इसके होटल चलवाए, इसकी प्रॉपर्टीज को चलवाया, और इसको दोबारा से उतना पैसे वाला बनवा दिया कि 2023 का चुनाव लड़ सके। समझ गए। अब अगला खेल सुनिए। 2023 आते आते स्थिति इतनी एंटी इंडिया करवा दी चाइना ने, वहां पर अखबार के जरिए, इन सब चीजों के जरिए, कि 2023 में ये कंफर्म होने लग गया कि जो यामीन है ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये पड़े हुए हैं जेल में, चुनाव लड़े कौन, ये खुद तो लड़ नहीं सकते। अब ये चुनाव लड़वाएंगे किसी व्यक्ति को, या तो जो ये जनाब है यामीन, या तो ये अपना कोई दोस्त लड़वाएं। इनका दोस्त था बहुत पुराना एक साथी, जो इनकी पार्टी का बाद में लीडर भी बना था, उसका नाम था वहीद हसन, है ना। तो इसका जो पार्टी का अध्यक्ष था, चेयरमैन, इनका दोस्त भी था, उसका नाम था वहीद हसन, वहीद। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, 25-30 साल से पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिक्स।
तो यामीन ने कहा चाइना से कि क्यों ना हम वहीद हसन से चुनाव लड़वा दें, अपना ही आदमी है, मेरा दोस्त भी है। चाइना ने कहा नहीं, इससे मत लड़वाओ, ठीक नहीं है। इसने कहा क्यों? बोले यार ये 25-30 साल से पॉलिटिक्स में है, अगर हम इससे कहेंगे, देखो हम तुमसे कह देते थे चाइना, हम तुमसे कह लेते थे तो तुम हमारी बात मान जाते थे। इसने अगर अपना अड़ियल रवैया दिखा दिया या किसी बात पर नहीं माना तो बात तो सही। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, एक नया लड़का आया है और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसका नाम है मुइज़ू। तो ज़्यादा कुछ बोलेगा भी नहीं, जैसे कहोगे वैसा करता रहेगा। इसे लड़वा दें? हाँ इसे लड़वा दो। मोहम्मद मुइज़ू को प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में 2023 में खड़ा करवा दिया इस व्यक्ति ने, 2023 में। और चाइना ने कह दिया मोहम्मद मुइज़ू से पैसा हम दे रहे हैं, तुम जितना एंटी इंडिया स्लोगन चला सकते हो चलाओ। और इसने पूरा कैंपेन दो ही चीज़ों पे लड़ा। पहला, इंडिया आउट, नारा दिया था, चाइना ने तय करके भेजा था, इंडिया आउट। मतलब इंडिया की जितनी भी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, जितना भी इंडिया का डोमिनेंस है उसको हम बाहर करेंगे। दूसरा, इंडिया की फौज को भी हम बाहर करेंगे। आप कहोगे इंडिया की फौज यहाँ रह के करके आ रही है, फिर इंडिया की फौज दूसरे के देश में क्या कर रही है? दो काम कर रही है। पहला तो ये कर रही है कि मालदीव की जितनी भी फौज है, लोकल फौज है इनकी, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो कुछ भी है, छोटी मोटी जो भी फौज है इनके पास, उसको ट्रेनिंग देती है। दूसरा ये कि जितने भी हमारे शिप्स जाते हैं ना यहाँ से ऐसे करके, उन शिप्स की रखवाली के लिए भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर सोमालिया पड़ता है, यहाँ पर यमन, ओमान है। कल को मान लो इन दोनों क्षेत्रों से हमारे शिप पर कोई हमला वगैरह हो जाए तो हमारी फौज जल्दी से पहुँच तो सके, इसके लिए भी हमारी फौज वहाँ रहती है। चाइना चाहता था इंडिया की फौज यहाँ से हट जाए, चाइना का रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है साहब, ये दो चीज़ें। तो इसने कहा कि इंडिया आउट प्लस इंडिया की फौज को यहाँ से निकलना होगा। बार बार इस कैंपेन को चलाया गया, इस हद तक चलाया गया कि वहाँ की पब्लिक को भी लगने लगा कि भाई कुछ तो बात होगी, पब्लिक को तो घुमाना बहुत आसान है, इंडिया ज़्यादा इंटरफेयर करता नहीं है। इस सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर ये अपना चुनाव जीत गया। और चुनाव जीतने के बाद इसने सबसे पहले चाइना के जो, वैसे तो यात्रा और भी करी थी, जो कायदे से इसे यात्रा करनी चाहिए थी, भारत की करनी चाहिए थी, इसने भारत की बजाय पहले यात्रा करी और वहाँ पर जाके हाथ फैलाए कि हमें भीख दे दो। चाइना ने कुछ भीख दे भी दी होगी, चाइना ने इसे घास नहीं डाली थी। 5 दिन की यात्रा पे था मोहम्मद मुइज़ू, चाइना ने 3-4 दिन तक तो उसे पूछा भी नहीं था। फिर अंतिम दिन चीन के राष्ट्रपति आकर के इससे मिले और थोड़ा बहुत इसे, बहरहाल इसने कहा कि भारत की फौज यहाँ से चली जाए। भारत ने कहा ठीक है हम अपनी फौज को बुला लेंगे। भारत ने अपनी फौज को वापस भी बुलाना स्टार्ट कर दिया। भारत चुपचाप अपनी फौज बुलाता रहेगा, भारत कुछ नहीं बोलेगा, तो मरो अपना जा करके। भारत ने अपने जो इंडिया इन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता था उसमें भी 22% की कटौती कर दी है। कटौती और देशों में भी करी है लेकिन इतनी नहीं करी है, इनके में 22% करी है। और भारत अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे वहां की जनता के साथ मेलजोल फिर से बढ़ा रहा है। भारत की ताकत है, कभी नेता को नहीं छेड़ता, भारत जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाता है। जैसे हमने भी जब धारा 370 हटाई थी 2019 में, तो उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में कोई बल से काम नहीं लिया, हमने वहाँ की जनता में विश्वास जीतना स्टार्ट किया और जनता को विश्वास दिलाया कि देखो भारत के साथ रहने में फ़ायदा है, यहाँ डेवलपमेंट है, यहाँ टूरिज्म है, आपको रोजगार मिलेगा, सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे जनता का विश्वास हम जीत लेते हैं ना, तब चाइना चाइना जैसे लोग जो नेताओं को खरीदते हैं या मैनिपुलेट करते हैं या एजेंडा चलाते हैं, वो सब नहीं चला पाते। यही चीज़ भारत करने में लगा हुआ है। आने वाले समय में आप देखिएगा मोहम्मद मुइज़ू वैसे ही अब डूबने वाला है। ये इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा कि आने वाली सरकारें जब भी इंडिया के खिलाफ बोलेंगी, कोई भी पार्टी बोलेगी अगर, तो वहाँ की जनता खुद ही उस पार्टी को उखाड़ के फेंक, जैसे कहते हैं लॉन्ग टर्म विजन। भारत लॉन्ग टर्म विजन सोच के, और हमारे मोदी जी ने तो लक्षद्वीप की यात्रा करके ये बता ही दिया कि भाई देखो मालदीव ऐसा मत समझना, एक लिए तुम ही बैठे हुए हो, हमारे पास और भी चीज़। तो वो तो एक बात हो गई। दूसरा, इस पूरे सीन से हमें क्या पता चलता है कि जो अखबार होते हैं, मीडिया होता है, जर्नलिस्ट होते हैं, आजकल यूट्यूबर ऐसे ऐसे पैदा हो गए हैं, इन लोगों का बड़ा हाथ होता है चीज़ों को, पब्लिक को मैनिपुलेट करने का। आप इस चीज़ को मानिए। और जर्नलिस्ट आज से नहीं, 50 साल से दूसरे के एजेंडा को चला रहे हैं। इनका काम है एजेंडा चलाना। ये भी इंसान होते हैं, ये भी पैसे से बिकते हैं, ये भी भ्रष्ट हो सकते हैं, ये भी दूसरे देश के हाथों बिक सकते हैं। हमारे देश में 50 साल से ऐसा हो रखा है, आज भी हो रहा है ऐसा। आज भी आप देखना, कभी भी हम कोई अच्छा काम करें, धारा 370 उठाई, देश के तो हित में है ना, उसका भी विरोध करेंगे। एयर स्ट्राइक करी, उसका भी विरोध करेंगे। खालिस्तान के विरोध में बोल रहे हैं हम, उसका भी विरोध करेंगे, है ना। नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ कर रहे हैं, उसका भी विरोध करेंगे। एक सेक्शन है हर जगह, यूट्यूब में है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, जो टीवी पे न्यूज़ चैनल है उसमें है, हर जगह है ये सेक्शन। इसका काम है कि इंडिया की प्रोग्रेस नहीं होने देनी है। इंडिया की जो फॉल्ट लाइन है, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी हमें दिक्कतें हैं, उनको बड़ा करते जाना है।
यूपी को प्रॉब्लम बनाना है बहुत बड़ी। क्यों बनाना है साहब? क्योंकि ये बिके हुए हैं दूसरे के हाथों। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है छोटे छोटे देश, मालदीव, श्रीलंका, कभी म्यांमार, ये सब चाइना के हाथों देखो कैसे कठपुतली बने हुए हैं। और चाइना से भी बड़ा गुंडा है यूएसए, यूएसए और बड़ा खिलाड़ी है। तो हमारे देश के लोग जो आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि खिलाड़ी कोई और है। आप कभी भी देख लेना, कुछ लोग हैं जो सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं। कुछ भी कर ले सरकार, उन्हें नेगेटिव ही करना है उसमें। राम मंदिर बन रहा है तो उसमें कुछ नेगेटिव ले आएंगे। हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स तो विशेष तौर पे हैं। आपको नहीं लगता कि ये लोग इतने निराशावादी हैं कि हर चीज में नेगेटिविटी देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि कोई सरकार किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती, लेकिन हर सरकार हर काम बुराई करेगी ऐसा तो नहीं हो सकता। भारत में 70-75 साल में जितनी भी सरकारें रही हैं, सबने अच्छे काम भी किए हैं, कुछ गलत काम भी किए हैं। वर्तमान सरकार ने भी कुछ गलत काम किए हैं, अच्छे काम भी किए होंगे। कुछ तो किया होगा 10 साल में, एक तो अच्छा काम किया होगा। लेकिन ये एजेंडा वाले लोग एक भी बार अच्छे काम की तारीफ नहीं कर सकते। और एक तरफ वो लोग होते हैं जो हर चीज में अच्छाई देखते रहते हैं। मैं कहता हूँ वो भी गलत है, लेकिन अच्छाई कम से कम उस बुराई से तो अच्छी है, देश की तो अच्छी बात है। आप ये देखो कि लड़वा कौन रहा है, आप ये देखो कि खेल करवा कौन रहा है, करवाने वाला। चलिए अगला वीडियो में हम किसी और देश की बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।